आज हम देखने जाने जा रहे हैं एडवर्ड सईद के बारे में। और फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एडवर्ड सईद कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेस्ट एंड द ईस्ट। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड आंसर, एक सैम्पल आंसर प्रोवाइड किया गया है। एडवर्ड सईद्स ओरिएंटलिज्म 1978 is a foundational text in post-colonial studies, literary criticism, and cultural theory. In it, Said defines Orientalism not just as an academic discipline or a field of study, but as a discourse and a style of thought that has historically constructed and represented the Orient, the Middle East, Asia, and North Africa in specific ways to सर्व वेस्टर्न पावर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एडवर्ड सईद जो ओरिएंटलिज्म 1978 में बोल रहे हैं कि जो ओरिएंट है उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से वेस्ट देखता है। अब हम देखने का कोशिश करेंगे कि कैसे वो वेस्ट ओरिएंट को देखता है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिएंटलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट, Said argues that Orientalism is comprised of three interconnected aspects. First, an academic discipline. This refers to the scholars, writers, and institutions such as universities and research centers in the West who study and write about Orient. Said critically examines their methodologies, assumptions, and the ways their knowledge production was entangled with political power. दूसरा बात है a style of thought or epistemology. Beyond academic study, Orientalism is a pervasive way of thinking that categorizes Orient as fundamentally different from and inferior to the Occident or the West. This style of thought relies on a set of binary oppositions: West as rational, progressive, civilized, masculine, and East as irrational, stagnant, exotic, feminine, despotic and dangerous. तो पहला बात तो उन्होंने एकेडमिक डिसिप्लिन पे ये देखने का कोशिश किया कि किस मेथोडोलॉजी के द्वारा और किस एजम्पशंस के द्वारा ओरिएंट को पढ़ा जाता है इन वेस्ट। और दूसरे में उन्होंने देखा कि जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो स्टोरी ऑफ जो नॉलेज है, जो स्टाइल ऑफ थॉट है, वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बाइनरी डिविजन्स होता है, एक वेस्ट और एक ओरिएंट का और ईस्ट का। तो वेस्ट को वो मतलब जो वेस्टर्न लेंस है उसमें वो रैशनल, प्रोग्रेसिव, सिविलाइज्ड और मस्कुलिन दिखाते हैं, जबकि ईस्ट को इररेशनल, स्टैग्नेंट, एक्सोटिक, फेमिनाइन, ऐसे डेस्पोटिक, डेंजरस टाइप का दिखाते हैं। तो तीसरा चीज़ें उन्होंने एम्फसाइज किया कि अ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन for dealing with the Orient. Most critically, Said contends that Orientalism is a system of representations framed by a whole series of interests that enabled European culture to manage and even produce the Orient politically, sociologically, militarily, ideologically, scientifically, and imaginatively. It's a discourse of power that produced knowledge about Orient in order to कंट्रोल इट। तो जो ओरिएंटलिज्म वो बोल रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल, सिंगुलर और लीनियर काइंड ऑफ थिंग्स, बट इट इज अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स everything, including political, sociological, military. So by combining all facets, they are trying to control it. And what are the key characteristics of discourse? तो पहला चीज है essentialism. So the Occident is depicted as having an unchanging, timeless essence, ignoring its vast diversity and historical dynamism. तो इसको ओरिएंट को ऐसा कि ऐसा रख दिया गया है, अनचेंजिंग है और जैसा है वैसा रहेगा। उसमें जो हिस्टोरिकल डायनामिज्म है, जो इवॉल्व हो रहा है, उसको कोई डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है। ऑदरिंग, द ओरिएंट इज कंसिस्टेंटली पोर्ट्रेड एज अदर टू द यूरोपियन सेल्फ, डिफाइनिंग यूरोप बाय व्हाट इट इज नॉट।
तो यूरोप को ऐसा डिस्क्राइब किया जाएगा कि जो जो चीज़ें यूरोप का नहीं है बस उसके बाद ही यूरोप बचता है, यानी कि अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग टू सी समथिंग एज डिफरेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होता है? इसमें डाइवर्स कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स, रिलीजियंस, पीपल विद इन द वास्ट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द ओरिएंट आर कोलास्ड इनटू सिंगल ऑन डिफरेंशिएटेड एंटिटी। तो एक जैसा बना दिया गया। भले ही भारत के अंदर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, इवन ईस्ट बोलने से बहुत सारे अनडेवलप्ड हैं, अफ्रीका, इंडिया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दे आर टेकन इनटू अ सिंगल ऑन डिफरेंशिएटेड एंटिटी, जबकि उनका कल्चर्स, उनके लैंग्वेज, उनके में बहुत सारी चीज़ें। तो वन फीचर्स ऑफ ओरिएंटलिज्म इज होमोजेनाइजेशन। अनदर इज एक्सोटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म। तो अक्सर ओरिएंट को एक रोमांटिसाइज किया जाता है, एक मिस्टीरियस टाइप का, एक सेंसुअल एक्सोटिक काइंड चीज़ें किया जाता है, जो कि which serves as a backdrop for western fantasies and desire. And next is paternalism. Paternalism क्या है? The West assumes a benevolent civilizing missions toward the backward Orient, thereby justifying its political and economic dominance. तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जो वेस्ट है वो सिविलाइजेशन करने के लिए एक सिविलाइज्ड मिशंस लेके चल रहा है। वो किसको सिविलाइज्ड करेगा? ईस्ट को। इसलिए हमने देखा था कि ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर सेल ट्वाइन मीन्स। और ये भी बोला गया कि दिस कोलोनियलिज्म इज व्हाइट मैन्स बर्डन। फिर इम्पैक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेस्ट एंड द ईस्ट। तो सईद ने जो ओरिएंटलिज्म दिया था उसका एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ। तो पहला चीज है डीकंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न हेजेमनी। तो इट एक्सपोज्ड हाउ वेस्टर्न नॉलेज अबाउट द ईस्ट वाज नेवर न्यूट्रल or objective, but was deeply implicated in power relations and imperial ambitions. It revealed how representations were tools of domination. Second thing, it challenged Eurocentrism. It compelled scholars to critically examine the Eurocentric biases embedded in academic disciplines, media, and popular culture, particularly concerning non-Western society. It also paved the way for post-colonial स्टडीज। तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में ओरिएंटलिज्म जो है, सो ओरिएंटलिज्म इज ऑफन कंसिडर्ड फंडामेंटल टेक्स्ट फॉर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी. It inspired a generation of scholars to analyze how colonial power operated through cultural means, not just military and economic ones. So एडवर्ड सईद एक हिसाब से एक पायनियर बन गए, इनिशियल पायनियर्स हु टॉक्ड अबाउट दिस पोस्ट कोलोनियलिज्म, और उसके बाद बहुत सारे और क्रिटिक्स आए. एंड इट एम्पावर्ड सबाल्टर्न वॉइसेस by dissecting the ways in which Orient was silenced or misrepresented. Said implicitly called for the reclaiming of voice and self-representation by those who were once the object of Western study. Next theme is generated critical self-reflection. So it provoked significant self-reflection within Western academia and media regarding their ethical responsibilities and the potential for their representation to perpetuate stereotypes and inequalities. It also influenced identity politics. It shed light on how identities are constructed through discourse and power, impacting discussions on race, gender, and other forms of ordering. In essence, Orientalism demonstrated that the knowledge produced by the West about the East was not just a burning pursuit of truth, but a powerful instrument for shaping perceptions, justifying domination, and maintaining a global hierarchy. It remains a crucial framework for understanding cultural representation and power. Thank you. Next, में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं.